क्या कंट्री बदलने से गोल्ड की प्योरिटी बदल जाती है? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि कंट्री का नाम बदलने से पुराने जमाने का जो सोना होता था वो ज्यादा शुद्ध होता था, तो क्या ये फैक्ट है या फिर मिथ? हाँ, नहीं, ये फैक्ट है। पुराने ज़माने में क्या करते थे जो ज्वेलर थे, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ज्वेलरी के बिजनेस में हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इसमें अभी भी बहुत कम लोग हैं। मतलब कैसा लगता है मैन्युफैक्चरर होना और ये कितना चैलेंजिंग है? मैन्युफैक्चरर के तो समझ लो फर्स्ट स्टेज से लेके और लास्ट तक चैलेंज ही चैलेंज है। आज हम लोग यहाँ पे सिर्फ सफलता की एक पूरी यात्रा के बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, प्योरिटी, ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट और गोल्ड मार्केट की उन सच्चाइयों को आपके साथ रखने वाले हैं, आपके साथ बात करने वाले हैं जो बहुत कम जगहों पे अवेलेबल है। क्या आम आदमी भी मतलब चेक कर पाए गोल्ड को कि ये रियल है कि नहीं? आजकल मार्केट में काफ़ी सारी मशीनें लग गई हैं ऐसी, अच्छा। जो प्योरिटी चेक करके देते हैं, तो आप उनके पास जाके आराम से चेक करा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी क्या गलती होती है जो धीरे धीरे बिजनेस को मार देती है? मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी गलती होती है जो आदमी, चाहे वो रावण की सोने की लंका हो या KGF ये मूवी जो है, वहां से लेके यहाँ तक सोने का महत्व कभी कम नहीं होता। तो इसका इतना महत्व क्यों है? सोने का महत्व इसलिए ज़्यादा हो गया है कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और जिन्हें जीवन में और आगे जाना है, आप अपनी क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो अपने दिमाग में एक गोल सेट कर लो, फिर उससे पीछे नहीं हटना। सेकंड ऑप्शन आपके पास नहीं होना चाहिए, तभी आप कामयाब होगे। नहीं तो आपके पास जब तक सेकंड ऑप्शन रहेगा आप कामयाब नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी और आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं जिससे हर घर के अंदर, जिसमें कहीं ना कहीं भरोसा किया जाता है, लेकिन उसकी सच्चाई से बहुत कम ही लोग वाकिफ होते हैं। आज हम लोग यहाँ पे सिर्फ सफलता की एक पूरी यात्रा के बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, प्योरिटी, ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट और गोल्ड मार्केट की उन सच्चाइयों को आपके साथ रखने वाले हैं, आपके साथ बात करने वाले हैं जो बहुत कम जगहों पे अवेलेबल है। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। अगर आप भी सोने से मोहब्बत करते हैं तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद आज की शख्सियत दीपक कुमार ग्रोवर जी का। जी नमस्कार आशीष जी। क्या आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं अभी आपसे मिला तो हम लोग थोड़ी और भी बात कर रहे थे जी। आज आप सैकड़ों करोड़ की एक पूरी कंपनी, पूरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप बना चुके हैं, ग्रोवर ज्वेल्स लिमिटेड। यस। उससे पहले आप क्या थे? कहां से ये शुरुआत हुई? ये कहानी कहां से शुरू होती? ये कहानी शुरू होती है सन 2001 से। ठीक। जब हम पहले गांव में थे हरियाणा में, वहाँ से थोड़ी क्राइसिस की वजह से फिर हम दिल्ली शिफ्ट हुए पूरी फैमिली। ओके। तो काफ़ी उस टाइम पे कर्ज वर्ज था सर पे और इनकम का सोर्स नहीं था। कर्ज था उस टाइम पे। तो फिर फैमिली को पूरा दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा काम के सिलसिले में, क्योंकि गांव में जो पापा खेती किया करते थे तो फसल थी जो वो कंटिन्यू 2 साल तक खराब होती रही। कर्ज बढ़ता रहा क्योंकि खर्चा तो आपको खेती में करना ही पड़ता है। अब फसल आनी है 6 महीने के बाद। अब 6 महीने बाद पता चला जब फसल काटने की टाइम आया तो कुछ फ्लड आ गया। तो खर्चा जेब से हो गया और आमदन कुछ हुआ नहीं। तो 1 साल देखा, 2 साल देखा, फिर लास्ट में यही सोचा कि अगर पेट भरना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो पहले गांव से ही मैंने प्राइवेट जॉब की स्टार्ट तो कर दी थी। प्राइवेट कंपनी जो पेस्टिसाइड की होती है हरियाणा में, उसमें मैंने स्टार्टिंग कर दी थी पहले 99 में। और फिर थोड़ा टाइम वहाँ पे किया। फिर ब्रदर बड़े वाले जो हैं लवकेश जी, वो पहले ही शिफ्ट हो गए थे 1 साल पहले दिल्ली। तो फिर 2001 में फिर मैं और मम्मी पापा भी शिफ्ट हो गए, सब लोग यहाँ दिल्ली में। तो फिर धीरे धीरे शुरुआत की। फिर हमारे रिलेटिव हैं एक, उन्होंने मेरे को जो है इंट्रोड्यूस किया एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर गोल्ड की। वो भी गोल्ड चेन का ही काम करते थे। क्या बात है। और वहाँ से फिर जो है ये जर्नी स्टार्ट हुई दिल्ली की। तो वहाँ आपने नौकरी से शुरुआत की? हाँ जी। कितने साल तक नौकरी की? वहाँ मैंने नौकरी की 3 साल तक। 3 साल तक नौकरी की? हाँ जी। तो आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग उस कंपनी में आप मार्केटिंग में थे, मैन्युफैक्चरिंग में थे, क्या मैं मार्केटिंग देखता था वहाँ पे मेन तो। बाकी जब जरूरत पड़ती थी तो मैन्युफैक्चरिंग में भी मैं रहता था, उधर भी चल जाते थे। साथ। हाँ, मेरे को शौक था सीखने का, तो मैं सीखता रहता था कि खाली बैठने से अच्छा चलो भाई
खुद सीख लेते हैं। तो जब आपने जॉब शुरू किया तब क्या ये ख्याल था कि अपना बिजनेस करेंगे कभी? नहीं, ऐसा तो कोई ख्याल नहीं था। अच्छा, ऐसा नहीं था उस टाइम तो ये था कि किसी तरह बस आमदन का कुछ सोर्स हो जाए। हाँ, घर चलने, मतलब हाँ, जो घर चीजें चलाने हैं। लायक। ओके। ऐसा कुछ था नहीं कि भाई आगे चल के इतनी बड़ी कंपनी भी खड़ी होगी या ऐसा कुछ होगा। धीरे धीरे टाइम बीतता रहा, सोच बदलती रही। जब नौकरी में जब कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जब मालिक ड्रॉप मारता है कि अरे चल वहाँ जा, ये करके आ, तो वो कभी मैं झेल नहीं पाया। मेन सच्चाई तो यही थी। 3 साल पर की मजबूरी थी, क्या करते। मतलब 3 साल तक तो लगे रहे वहां पे? 3 साल वहाँ लगे रहे, फिर उसके बाद दूसरी जगह चेंज की जॉब। आपकी कहानी कहती है कि आप सिर्फ 2 मशीनों के साथ, हाँ एक छोटे से वर्कशॉप से आपने जी ये पूरी आज लगभग 400 करोड़ की एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपने खड़ी की। जी। तो जब वो शुरुआत हो रही थी 2 मशीनों के साथ, क्या उस समय पता था कि आप यहाँ तक पहुंचने वाले हैं? नहीं, उस टाइम पे ऐसा कुछ पता नहीं था। उस टाइम बस दिमाग में एक ही जुनून था कि नौकरी तो नहीं करनी है। अच्छा, ये हो गया था? ये हो गया था उस टाइम पे। ये 2010 की बात है। तो उससे पहले नौकरियां भी की, कमीशन बेस भी काम किया। पार्टनरशिप भी की, पर कोई चीज़ सक्सेस हुई नहीं। मतलब हर कोई आज के टाइम में ये चाहता है कि बस जो मैं कह दूं वही हो जाए। वो तो पॉसिबल नहीं है। जब पार्टनर बने हैं तो दोनों तरफ से मिलके चलना पड़ेगा। एग्जैक्टली। एक तरफ से तो कभी कुछ नहीं होगा। तो हमारे तरफ जो क्या था, हमारे पास सोर्सेज थे नहीं और फाइनेंशियली हम उतने स्ट्रॉन्ग थे नहीं। तो इसी वजह से हमें जो है पार्टनरशिप करनी पड़ती थी, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है इसमें पैसा काफ़ी चाहिए था पहले दिन से ही, फर्स्ट डे से ही। तो मशीनें महंगी आती होंगी? मशीनें महंगी आती थी, पैसा था नहीं। तो उस टाइम पे ये लगता था कि चलो किसी के साथ मिल के कर लेते हैं, कुछ वो लगाएगा कुछ हम लगाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही चलता है। हाँ हाँ। पर वो मतलब 3-4 जगह जहाँ भी किया हमने, वो कहीं फ्रूटफुल रहा नहीं। यानी ये भी ट्राई किया लोगों के साथ मिलके, पार्टनरशिप, ये सब कुछ ट्राई किया जी। पर वो लास्ट एंड रिजल्ट उसका वही होता था कि फिर जब अगले का काम सेट हो जाता था तो फिर अगला कहता था कि चलो अब आप अपने दूसरे शहर चलो, अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ऐसा मेरे साथ 3-4 बार हुआ। यानी मेजर चैलेंज रहा लोगों का इंटेंशन, जो लोग साथ में मतलब आपके साथ जुड़े कहीं ना कहीं। हाँ, उनका ये उनके मन में तो पहले दिन से ही क्लियर था विजन कि भाई एक बार अपना काम सेट करा लो, उसके बाद इसको भगा देंगे, इसका कुछ है तो है नहीं। भाई फाइनेंस तो मेरा कुछ लगा नहीं है, मेरे पास तो एक्सपीरियंस है। सही बात। कि मैं तो आपके बिजनेस को रन कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केटिंग भी आती थी, मैन्युफैक्चरिंग में भी मेन जो चीज़ें थी वो सब आता ही था। टेक्निकली भी कुछ काफ़ी सीखा मैंने वहाँ पे, जो भी चेन लाइन में ज़रूरी होता है फैक्ट्री में, काफ़ी काम मैं खुद से भी कर लेता हूँ। अभी मतलब आपकी कंपनी में इटालियन इंस्पायर्ड डिज़ाइंस पूरी तरीके से इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है आपकी? हाँ जी, अभी क्या है कि अभी टोटल इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम, डिजाइनिंग से लेके पूरा प्रोडक्ट फाइनल होने तक। कोई भी चीज़ हम बाहर से कुछ भी नहीं करवाते हैं, कुछ भी। उससे क्या होता है ना, एक तो आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है, एक आपकी डिजाइनिंग आपके पास रहती है, वो पब्लिकली नहीं होती, उसका कंट्रोल हमारे पास रहता है। फिर उसमें क्या है कि प्रिसाइज होता है कि मेरे को इस वेट में ये डिज़ाइन चाहिए, तो वो आप अपने यहाँ कर सकते हो। वेट ऊपर नीचे जो भी आपको कम ज़्यादा कस्टमर का जैसे रिक्वायरमेंट रहता है, अभी आज के टाइम में जैसे लाइट वेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो हम उसको डिजाइनिंग को थोड़ा सा अपने हिसाब से शिफ्ट करके उसको लाइट वेट कर देते हैं। बहुत सही। अच्छा, अभी मतलब आजकल लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ज्वेलरी के बिजनेस में हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जी इसमें अभी भी बहुत कम लोग हैं। मतलब कैसा लगता है मैन्युफैक्चरर होना, और ये कितना चैलेंजिंग है? मैन्युफैक्चरर होना तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा। ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। ट्रेडिंग आसान है यानी अभी ट्रेडिंग में तो कुछ भी नहीं करना है आपको, एक हाथ से लेना है, एक हाथ से देना है, बीच में आपका मार्जिन जो भी आपने रखना है वो सेट है। क्या चैलेंजेस है मतलब मैन्युफैक्चरर के पास अभी के टाइम में? मैन्युफैक्चरर के तो समझ लो फर्स्ट स्टेज से लेके और लास्ट तक चैलेंज ही चैलेंज है। अगर आप सारे सिस्टम को सही तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से नहीं चलाओगे, तो आप कहीं एक स्टेप पे भी अगर फेल हो गए तो फिर आप उसको पूरा नहीं कर सकते प्रोसेस को भी। गोल्ड का काम जैसे भाई पहले मेल्टिंग होना है, फिर वायर बननी है, फिर उसकी चेन बननी है, फिर उसका डिजाइन बनना है अलग अलग, फिर पॉलिश होनी है, फिर कटिंग होनी है, काफी सारे प्रोसेस है। अगर एक जगह पे भी आपका सिस्टम फेल हो गया तो आपका प्रोडक्शन पूरा रुक जाएगा और लॉस होगा उस दिन का। आपको प्रोडक्शन अगर नहीं मिला तो उस दिन का लॉस है आपका। कब ऐसा लगने लगा कि नहीं अब आप सफल हो जाएंगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के इस पूरे गेम में?
कि पीछे मुड़ के अब नहीं देखना पड़ेगा या फिर से जॉब में नहीं जाना पड़ेगा, मतलब सफल हो जाएंगे? नहीं, सफल होना तो पहले दिन से ही मन में था कि सफल नहीं होगे तो क्या करोगे। सफल होना तो आपके लिए जरूरी है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जॉब छोड़ ही रहे हैं, जॉब छोड़ ही रहे हो, कर्ज लेके मशीनें, हाँ, तो ऑप्शन ही नहीं बचता था ना कोई। वो तो आपको एक मतलब एक जिद जैसे होती है कि भाई मेरे को इसको सक्सेस करना ही है। हाँ, ये था कि इतना बड़ा उस टाइम पे विजन नहीं था। उस टाइम नॉर्मल था कि हाँ ठीक है, फैक्ट्री लगाई है और अच्छे से इसको चलाना है और अपना जो भी घर का खर्च है या जो भी चाहिए आपको उसमें से निकालना है। उस टाइम पे तो इतना ही था जब शुरुआत की थी कि जिससे कर्ज लिया है उसका कर्ज दे दो और अपना घर आराम से चल जाए। मैन्युफैक्चरिंग में क्या गलती, मतलब सबसे बड़ी क्या गलती होती है जो धीरे धीरे बिजनेस को मार देती है? मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी गलती होती है जो आदमी डिसिप्लिन खराब कर लेता है। डिसिप्लिन इन द सेंस कि आपको ये लग रहा है कि मशीनें चल रही हैं, माल बन रहा है, ठीक है, और आपको जो है ऑटोमेटिकली आमदन हो ही जाएगी, पर ऐसा जरूरी नहीं होता। अच्छा, ऐसा आपको हर चीज का उसमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये सोना है। सोना मतलब सोना, कि सोना नहीं है इसमें। आपको क्या बात, आपको जागते रहना है इसमें। जो सोएगा वो सोना नहीं बना पाएगा। आप सो गए उस दिन सोना आपको खत्म कर देगा। तो इसका यही है मेन तो। और मेन तो जो है, यानी कहीं ना कहीं बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, मार्जिन इतने पतले हो गए हैं। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर आप उसको जो है मेंटेन नहीं कर पाओगे। और अगर आपको किसी भी बिजनेस में आमदन नहीं हो रही है तो कितने दिन आप उसको रन करोगे? एक ना एक दिन तो वो बंद ही हो जाएगा। लगभग 400 करोड़ पार करना, सबसे टफ फेज क्या रहा इस बीच में? सबसे टफ फेज था जो शुरुआती दौर था। उसके बाद तो धीरे धीरे चीज़ें जुड़ती चली गई, ठीक, कारवां बनता चला गया, टीम भी इकट्ठी होती चली गई। पर हाँ, ये चीज़ क्लियर थी कि अगर अपने बिजनेस को हमने बड़ा करना है तो टीम खड़ी करनी पड़ेगी। ये तो मतलब आप जैसे ये कह लो कि मोटिवेशनल जो वीडियोस वगैरह देख के, जो सोनू शर्मा जी का मैं फैन हूँ, क्या बात उनके है, मैंने हमारे पॉडकास्ट में बहुत वीडियो देखे हैं मैंने उनके। और मतलब काफ़ी वो मोटिवेशन भी दिया उनके वीडियो ने मेरे को। वेरी गुड। और तब से ही क्लियर था कि अब कुछ बड़ा करना है और टीम खड़ी करनी है, और टीम बनती चली गई और बिजनेस बढ़ता चला गया। तो आज भी आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं? मतलब ये थोड़ा सा ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि 400 करोड़ से ऊपर की एक कंपनी चलाने वाला आदमी जो कभी कर्ज के साथ हरियाणा से दिल्ली पहुंचा, वो आज कितना डिसिप्लिन्ड है? मैं आज भी उतना ही डिसिप्लिन हूँ जितना 2001 में था, या जब 2010 में मैंने एक कंपनी शुरू की थी। आज भी मैं उतना ही डिसिप्लिन हूँ। अगर रात को 2 बजे भी आप मेरा फोन मिलाओगे तो पहली बेल में उठेगा। हाँ। कई लोग को लगता है कि बिजनेसमैन एक टाइम के बाद काम कम करते बिजनेसमैन आराम करते होंगे। बिजनेसमैन कभी आराम कर ही नहीं सकता है। वो नौकरी पेशे वाले के लिए होता है कि अपना 9 से 6 की ड्यूटी करी और घर जाके आराम से सो गए। बिजनेसमैन कभी आराम से सो नहीं सकता, वो चाहे कुछ भी कर ले। उसके दिमाग में हर टाइम बिजनेस ही चलता रहेगा, चाहे वो काम पे आए चाहे ना आए। उसके लिए छुट्टी है ही नहीं। 24 घंटे वाली जॉब है ये। 24 घंटे वाली जॉब है। अभी सोने को लेके एक तो देखिए कि चाहे वो रावण की सोने की लंका हो या KGF, ये मूवी जो है, वहां से लेके यहाँ तक सोने का महत्व कभी कम नहीं हुआ। बिल्कुल। और हर आदमी, भारत का हर घर, खासकर महिलाएं या कोई भी चाहता है कि सोना खरीदते जाए। बिल्कुल, सोने को खरीद लो भाई जी। कि इसका इतना महत्व क्यों है? और ये लगातार जो रेट बढ़ रहा है, इसका कुछ रीजन है क्या कि सोने का रेट बढ़ता ही चला जा रहा है? सोने का महत्व इसलिए ज़्यादा हो गया है कि पहले एक कहावत थी कि सोना और प्रॉपर्टी जब खरीद लो तब सस्ता। पर आज के टाइम में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया। प्रॉपर्टी में भले ही एक बार के लिए बंदा आ जाएगा, पर सोने में कभी बंदा नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा। भले ही ये खाने के काम नहीं आता, पर बंदा कभी नहीं आता। और हर कंट्री जिसको भी देख लो, हर कोई अपना सोना रिजर्व करने में लगा हुआ है। हर किसी को यही लगता है कि यही करेंसी है। करेंसी पे कोई उतना ध्यान नहीं दे रहा है आज के टाइम में जितना गोल्ड पे दे रहा है। तो हर कंट्री अपना रिजर्व बढ़ा रहा है, और इसका महत्व तो जो है हर टाइम मतलब डिमांड में ही रहा है, कभी कम हुआ ही नहीं। कब खरीदना चाहिए? बहुत लोग का ये एक सवाल रहता है कि खरीदने का सही टाइम क्या है? जैसे जब रेट ऊपर जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, तब खरीदें, या इंतजार करें कि रेट थोड़ा सा नीचे आए तब? हाँ,
नहीं, मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि जिसको अगर अर्जेंट में रिक्वायरमेंट है, घर में शादी है हाँ। या कोई फंक्शन है, तो उसको तो उसी टाइम पे खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं। हाँ। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए या मतलब बाद के लिए खरीदना है, जिसके पास टाइम है, तो वो थोड़ा रुक के वेट कर सकता है। अभी जैसे क्या हुआ, एकदम से अभी 1 लाख रुपए से सोना 1,40,000 हो गया। ये यहाँ भी नहीं रुकेगा, हो सकता है यहाँ भी ना रुके। जानकार ऐसा कह रहे हैं। हाँ, जानकार ऐसा कह रहे हैं बाजार कि को जानने वाले आगे चल के जो है महंगाई भी जाएगा। हाँ, पर थोड़ा सा पेशेंस रख के हम ये तो कर ही सकते हैं कि भी 1 से 1,40 पे आया तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, जैसे अभी 1,35 तक या 36 तक आया था, तो थोड़ा सा वहां पे बेनिफिट ले सकता है जिसके पास टाइम है। अगर जिसके घर में कोई फंक्शन है, शादी है, तो उसको तो लेना ही पड़ेगा, उसकी तो मजबूरी है। उसकी तो मजबूरी है। अब मुझे नहीं लगता कि अब 1 से नीचे आने वाला है। हाँ, मुझे भी ऐसा मुझे भी नहीं लगता। अच्छा, इससे आम जो ग्राहक हैं उन पे तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल पड़ता ही है। अब जो नौकरी पेशे वाला आदमी है, अब जिसकी एक लिमिटेड सोर्स है, जो सैलरी जिसकी आनी है, या एक लिमिटेड बिजनेस कोई कर रहा है जिसके पास एक नॉमिनल सी इनकम है, तो उसके लिए उसकी पॉकेट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। जो 70,000 रुपये की चीज़ सीधा 1,40 हो गई 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर, तो फर्क तो पड़ेगा ही। सोने को लेके मतलब एक जनरल सा एक जो डर रहता है वो उसकी प्योरिटी को लेके रहता है कि सामने वाला दुकान या सामने वाले लोग सही सोना दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। धोखाधड़ी भी काफी सुनने में आती रहती है। तो क्या आज भी खूब मतलब इसमें धोखाधड़ी है इस बाजार में? नहीं, इस पे मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि ये जो धोखाधड़ी वाला सीन था, ये अब बातें पुरानी हो चुकी। अच्छा, ये पुरानी हो चुकी हैं। अब जब से BIS ने अपना हॉलमार्क HUID का सिस्टम चालू किया है, उसके बाद से इसके चांस ना के बराबर हो गए हैं। ओके। क्योंकि अगर कस्टमर थोड़ा सा भी समझदार है तो उसको पता है कि मेरे को जो ज्वेलरी खरीदनी है वो BIS सर्टिफाइड ही खरीदनी है, जिसपे HUID लगा हो। HUID होने का मतलब ही यही है कि जो माल आप खरीद रहे हो, जो ज्वेलरी आप खरीद रहे हो, उस पे जो प्योरिटी लिखी है, 22 कैरेट लिखा है तो वो 22 कैरेट ही है। ठीक है। अगर आप 18 कैरेट खरीद रहे हो, जैसे डायमंड की ज्यादा ज्वेलरी 18 कैरेट में ही चलती है, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो 18 कैरेट की अगर स्टैंप उस पे लगी है HUID, तो वो 18 कैरेट ही है, उसमें हेरा फेरी नहीं हो सकती। अब नहीं हो सकती है। वो पहले का टाइम था कि आपने सुनारे पे ट्रस्ट कर लिया, जो फैमिली दादा परदादा से चल रहा है। लेकिन जो गांव में सुनार है या फिर जो दुकानें हैं, कहीं ना कहीं मुझे आपको लगता है कि इतनी चीजें लोग देख के लेते होंगे अभी भी? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि अभी क्या है कि अब लोग समझदार ज़्यादा हो गए हैं, पढ़े लिखे काफ़ी हैं। अब वो पहले लिटरेसी वाला काम नहीं है, अब लिटरेसी लेवल काफ़ी बढ़ गया है। यानी तो आपका भी ये कहना है कि वो हॉलमार्क देख के ही ले? बिल्कुल, BIS उनको देख के ही लेना चाहिए। और अगर आप देख के नहीं ले रहे हो तो फिर वो आपकी गलती है ना, उसमें सुनारा तो कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या क्या लिखवा लेना चाहिए। हाँ। वो जो बिल होता है, राइट, हाँ। या जो चीजें होती है उसमें क्या क्या एग्जैक्टली लिखा होना चाहिए ताकि बाद में उसको मतलब हर्जाना ना भुगतना पड़े या वो सेफ रहे। उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी ज्वेलर के यहाँ जाते हो, ठीक, तो एक तो आपका ग्रॉस वेट, एक नेट वेट, ओके, और एक आपकी प्योरिटी कितने कैरेट का है, और एक उस दिन का रेट। ये 3 चीजें उस बिल में मेंशन होनी चाहिए। गुड, ये बहुत ताकि कल को आपको जो है उसको अगर एक्सचेंज करना है या आपको वापस देना है, तो वो बिल के साथ जो है आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो कि मैंने इतने वेट का ये सामान लिया था, ये इसकी प्योरिटी थी और उस दिन ये रेट था। तो ये 3 चीजें बिल में मेंशन होनी जरूरी है मेरे हिसाब से। आखिर मुनाफा कहाँ पे है जब रेट एक जैसा है, सब कुछ लगभग आपके लिए, बाकी लोगों के लिए भी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, तो मुनाफा कहाँ पे छुपा हुआ है इस पूरे बाजार में? मुनाफा इसमें 2 जगह मैं इसको डिवाइड करना चाहूंगा। एक तो आप जो है ज्वेलरी कौन सी ले रहे हो, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, जो दुकानदार जो बेच रहा है, जो शोरूम वाला बेच रहा है, उसको वो क्या कॉस्ट कर रही है और वो क्या मुनाफा लेके बेच रहा है। एक तो उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा डिपेंड करेगा कि वो आपको उसमें जो है जो ग्रॉस वेट है और नेट वेट है वो आपको जेन्युइन दे। अभी हमारे में क्या है कि ग्रोवर ज्वेल्स में जो हम ज्वेलरी देते हैं, जैसे आजकल स्टोन वाली ज्वेलरी चलती है, ठीक है, तो उसमें हम 100% लेस करके देते हैं स्टोन, उसमें कहीं हेरा फेरी हो ही नहीं सकती। पहले ही आपने 100% उसको लेस करके तब आप सब कुछ दे रहे हैं। हाँ जी।
तो दुकानें भी हैं आपकी, शोरूम है आपके? हाँ, मेरी 2 शोरूम है, एक मेरा करोल बाग में है बिडनपुरा में, ठीक। और एक मेरा कूचा महाजनी चांदनी चौक, दोनों दिल्ली में है। और हम अपना ही प्रोडक्शन जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अपने शोरूमों से हम बेचते हैं। तो आप मास लेवल पे पहले तो आप मैन्युफैक्चरर रहे, ये शोरूम खोलने का आइडिया कब आया? ये शोरूम खोलने का आइडिया तब आया जब दुकानदार ने समझा कि ये तो हमारे स्लेव हैं मैन्युफैक्चरर वाले, तो कि इनको जैसे हम घुमाएंगे वैसे ही घूम जाएंगे, जैसा ट्रीट करेंगे वैसे ही ये चलेंगे। तो वो एक टाइम पे आके आपका पेशेंस लेवल फिर ख़त्म हो जाता है कि कितने दिन, कि मेटल आपका है, यूज अगला कर रहा है। तो वो चीज़ नहीं हम चाह रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम अपना ही खोलते हैं। तो पहले करोल बाग में हमने खोला था 2019 में। तो वहाँ पे क्या था कि जैसे ही आपने मैन्युफैक्चर किया, अब आपको कॉस्ट का पता है कि पहले से इस कॉस्टिंग में जो है मेरे को ये सामान रेडी होके मेरी दुकान पे आया है। अब उसके बाद जो ट्रेडर है वो भी तो अपना मार्जिन ले ही रहा है ना, क्यों ना मैं कस्टमर को उसमें से कुछ फायदा दे दूं, कुछ मैं रख लूं। ये बड़ी बात है, अगर मैन्युफैक्चरिंग वालों के पास अपना शोरूम है तो कस्टमर को ज्यादा फायदा हो जाएगा। हाँ, पर ऐसे बहुत कम लोग हैं ना। अगर मान लो 100 आदमी अपने बोर्ड पे लिख के बैठे हैं कि हम ही मैन्युफैक्चरर हैं, हम ही ट्रेडर हैं, तो वो 100 सारे सच्चे तो नहीं है। मैं ये तो एक चीज अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा गुड, कि उसमें से 10% लोग ऐसे हैं जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं और अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं। 90% ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट बोल रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चर बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर हैं। ये बात तो सच नहीं है। ये इंटेंशन कैसे आता है एक बिजनेसमैन के पास? मतलब चूंकि कई बार ऐसा लगता है कि बिजनेस मुनाफे के लिए होता है, बहुत सारे लोग को भी ऐसा लगता है कि बिजनेसमैन को मुनाफे से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन मैं आप जैसे कई लोगों को देखता हूँ, उनका इंटेंट बहुत पायस होता है, बहुत प्योर होता है। ये कैसे आप लोग इसको क्रिएट करते हैं अपने अंदर? ये उसके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि मेरे को अगर पब्लिक की सेवा करनी है, पब्लिक के साथ जुड़े रहना है, और आगे मेरे को लंबे टाइम के लिए काम करना है, अपने ब्रांड को खड़ा करना है, तो ये उसके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि मेरे को क्वालिटी, प्योरिटी, सब चीज़ की परफेक्शन चाहिए। कस्टमर कल को कंप्लेंट ना करे कि यार ये तो मैं सामान ले गया था, ये तो अच्छा नहीं है यार, पसंद नहीं आया। ये सब चीज़ें फिर वो मैन्युफैक्चरर को जो है अच्छी नहीं लगती कहीं ना कहीं। यानी जिसका विजन बड़ा होगा, हाँ, जिसको और भी आगे जाना है, बिल्कुल, इन छोटे मोटे मुनाफों से बढ़ के एक ब्रांड क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा क्वालिटी से, बिल्कुल नहीं करेगा, है ना? बिल्कुल। यानी कहीं ना कहीं आपकी अगली सोच या अगला स्टेप बड़ा होने वाला है। बड़ा होने वाला है वो एक सरप्राइज है, वो अभी मैं नहीं बताना मैं समझ रहा हूँ, तभी मैं वहां तक आया कि विजन जिसका बड़ा होगा वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा क्वालिटी से, क्योंकि उसको पता है कि फाइनली किसी भी बिजनेस का जो आगे बढ़ने का, ब्रांड बनने का आधार है वो लोग हैं और लोगों का ट्रस्ट है। बिल्कुल। अगर हम लोगों के साथ आज कुछ भी धोखाधड़ी करें तो कल वो ट्रस्ट ही नहीं रहेगा, तो फिर ब्रांड बन ही नहीं सकता। बिल्कुल। और गोल्ड का जो ज्वेलरी का जो बिजनेस है वो चलता ही ट्रस्ट के ऊपर है। सारा खेल, पूरा खेल ही ट्रस्ट का है। तो देखता हूँ कि कई लोग तो ऐसे सोनार के या दुकानों से जुड़े कि खानदान दर खानदान, हाँ, कुछ भी लेना है वहीं से होता है। हाँ, वो ट्रस्ट जुड़ा हुआ है ना उनका, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका। जब कोई हॉलमार्क नहीं था। हाँ, पर उस टाइम पे ट्रस्ट उस लेवल पे बिल्ड इसलिए था क्योंकि जो सामने वाला जो दुकानदार है वो भी तो हेरा फेरी नहीं कर रहा है ना, वो भी तो जेन्युइन तरीके से चल रहा है, तभी तो ट्रस्ट बैठा ना उसके ऊपर। बहुत सही। हाँ, वरना लोग कहीं ना कहीं चेक तो करवा ही लेते होंगे। बिल्कुल। क्या आम आदमी भी मतलब चेक करने का कुछ और उपाय है गोल्ड को कि ये रियल है कि नहीं? हाँ, आजकल मार्केट में काफ़ी सारी मशीनें लग गई हैं ऐसी, अच्छा, जो प्योरिटी चेक करके देते हैं, तो आप उनके पास जाके आराम से चेक करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जाके आप चेक करा सकते हैं, जाके चेक करा सकते हैं। वेस्टेज का एक नाम आता है कि वेस्टेज के नाम पे मतलब बड़ा झोल होता है, क्या ये सही? क्या है नहीं, वेस्टेज के नाम पे झोल नहीं होता है। अच्छा वेस्टेज के नाम पे क्या होता है कि मैंने जैसे बताया कि ज्वेलरी टू ज्वेलरी डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आपकी ज्वेलरी इस लेवल की है कि उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, और काम करने में जैसे आप उसको घिसते हैं, कटिंग करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत जो सोना घटता तो नहीं है, पर ऐसा होता है जो हाथ में नहीं आता, वो पकड़ में नहीं आता, कुछ पानी में चला गया, कुछ डस्ट में चला गया, तो उस चीज़ को वेस्टेज बोला जाता है। अब वो किस लेवल की ज्वेलरी है, अब जैसे आप एंटीक ज्वेलरी या कुछ वैसी ज्वेलरी आप बना रहे हैं, डायमंड की ज्वेलरी है, तो उसमें थोड़ा वेस्टेज ज़्यादा हो जाती है।
यानी वो होती है होती है। उस पे कोई ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के या ऐसा करके? नहीं, उसमें जानबूझ के अगर आप मान लो कोई प्लेन ज्वेलरी खरीद रहे हो और वो आपको रेट लगा रहा है एंटीक ज्वेलरी का, हाँ, जैसे तो मान लो वो आइटम तो है 3% 4% वाली और आप उसके भर के आ रहे हो 15% 20%, तो फिर तो आपके साथ लूट ही हो रही है ना। ये लूट हुई। हाँ, अगर वो एंटिक है, डिजर्व करता है कि वहां, तब समझ में एंटीक आता है है, कि बस डायमंड है और काफी सारी ऐसी ज्वेलरी है, कुंदन पॉल की है, उसमें काफी मेहनत लगती है, काफी टाइम लगता है। अच्छा, हाँ जी, तो वहां वेस्टेज हो सकता है, वहाँ हो सकता है, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। लिमिट है उसका। मेकिंग चार्ज का क्या खेल है? अलग अलग है हर जगह पे, मतलब जितना बड़ा ब्रांड उतनी ज्यादा मेकिंग चार्ज। ब्रांड का क्या है कि ब्रांड ने अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, ठीक, अब ब्रांड का सिस्टम बहुत बड़ा है, ब्रांड के खर्चे बहुत बड़े हैं, ये भी सही है। तो ब्रांड अपने हिसाब से उसकी वेस्टेज ले रहा है, तो हाँ, ब्रांड को वो अपना जो लेवल है वो भी मेंटेन करना है। अब छोटे दुकानदार को वो सब खर्चे करने नहीं है, तो वो कम वेस्टेज पे भी माल बेच देता है। स्टोन वेट और गोल्ड वेट, मतलब तो स्टोन वेट को गोल्ड वेट में जोड़ना ये कितना कॉमन फ्रॉड है? नहीं, अब नहीं होता है ये कॉमन फ्रॉड, पहले होता था जब पब्लिक अवेयर नहीं थी। अच्छा, तब होता था। तब होता था, अभी आपको अलग से मेंशन करके दिया जाता है कि ये आपका टोटल वेट है, ग्रोस वेट जिसको बोलते हैं, गुड। स्टोन के साथ, और इसमें से इतना स्टोन जो है वो लगा हुआ है, उसका वेट उसमें से लेस होगा। स्टोन का चार्ज कई लोग अलग से ले लेते हैं। हाँ, कई लोग उसको बीच में ही जोड़ देते हैं, उसी में 24 कैरेट नहीं बन पाता, क्यों? 24 कैरेट में कुछ एक आइटम है जो बन पाती है। अच्छा, बनते हैं कुछ एक आइटम बिस्किट, यही सब। बिस्किट तो खैर 24 कैरेट होता ही है। अच्छा, ठीक है। उसमें तो कुछ आप चेंज नहीं कर सकते, पर उसमें कुछ जैसे मोटी कुछ चैनें बन जाती हैं। अच्छा। कुछ, हाँ, कुछ ज्वेलरी हैवी वेट की बन जाती है। वो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि 24 कैरेट होता है बहुत सॉफ्ट, तो उसको हैंडल करना थोड़ा भारी पड़ता है। ओके, उसको जल्दी से आप हैंडल नहीं कर पाते, वो सॉफ्ट इतना ज्यादा होता है। 22 कैरेट लोग इसीलिए बनाते हैं कि उसमें कुछ अलॉय जैसे मिक्स कर दिया, उसको एक जो है ड्यूरेबल बनाने के लिए, डेली आपने यूज करना है, उसको पहनना है, तो उसमें थोड़ा अलॉय मिक्स करके उसको हार्डनेस थोड़ी उसकी बढ़ा देते हैं, जिसके चलते आसानी से, मतलब आसानी से उससे ज्वेलरी बन जाती है। अभी कितने पूरे स्टाफ होंगे आपकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी इस कंपनी में? मेरी कंपनी में अभी 65 के आसपास। कैसे सब, ये कितना टफ है लोगों से उनका बेस्ट निकलवाना एज एन ऑनर, एज एन मैनेजिंग डायरेक्टर? नहीं, थोड़ा टफ शुरू में लगता था कि टीम बड़ी करेंगे, पता नहीं लोग कैसे मिलेंगे, काम करेंगे कि नहीं करेंगे, पर भगवान की इतनी कृपा रही है, शुरू से ही जितने भी लोग मिलते चले गए, सब एक से एक अच्छे लोग मिले। क्या बात। और टीम खड़ी होती चली गई और कंपनी बढ़ती चली गई। जो चीज़ें जॉब में आपने फेस की, मुझे लगता है बिहेवियर, वॉइस, हाँ, वो तो मैटर करता ही है कि जो मेरे साथ हुआ कम से कम मैं अपने एम्प्लॉय के साथ तो ना करूं। फिर जब उसकी मान लो कभी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई ज़रूरत है, तो अगर आप उसमें खड़े हो साथ में, तो उसको भी दिखता है कि हाँ, अगर ये मेरे साथ खड़ा है तो मेरे को भी अपना बेस्ट देना है। ये भी काफ़ी फर्क पड़ता है। अभी आखिर क्या लग रहा है, मतलब गोल्ड के मार्केट का आपको कहाँ पे जाके रुकेगा ये जो बढ़ता हुआ दाम है? नहीं, इसका तो कोई रुकने की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। ये तो कहीं भी जा सकता है, पूरा आसमान खुला हुआ है। भी किसने सोचा था कि, नहीं सोचा, यहाँ तक भी नहीं सोचा। 2010 में जब हमने ये कंपनी शुरू की थी तब शायद 12,000 रुपए के आसपास का, 12,000 रुपए, 10 ग्राम। हाँ जी, और आज हो गए देखो 15 साल में ये पहुंच गया 1,40,000, 12,000 रुपए वाली चीज। जितने लोगों के पास जितना बड़ा रिजर्व होगा उतना बड़ा मुनाफा बना रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और गोल्ड तो ऐसी चीज है कि वो तो हमेशा रिजर्व ही रखनी चाहिए। पछतावा होता है उन लोग को होता होगा जो नहीं रिजर्व रख पाए, कि पैसा था लेकिन सोचा बाद में लेंगे बस वो बाद वाली फिर बाद ही हो गई, वो कभी हुआ ही नहीं फिर काम उनका। ये बताइए कि त्योहारों पर सोना खरीदना मतलब समझदारी है या सिर्फ एक परंपरा है? जैसे हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार होता है इस देश में तो इंसान सोना खरीदता है, तो भाई सोना खरीद लो, तो ये मतलब समझदारी है? या क्योंकि मुझे लगता है उस समय तो रेट बढ़ जाता होगा, जैसे ही त्यौहार आएगा मुझे लगता है बाजार और चीज़ों की वैल्यू और दाम तो और बढ़ते जाएंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि त्यौहार आएगा तो रेट बढ़ ही जाएगा। हाँ। ये पूरा टोटल डिपेंड करता है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि
आपके शहर में कुछ हो गया या आपकी कंट्री में कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ भी हो गया ऊपर नीचे तो गोल्ड का रेट ऊपर नीचे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी इस पे डिपेंड करती है। इंपोर्ट कर रहे हैं अभी भी हम गोल्ड? हाँ, क्योंकि क्या है ना कि जैसे आपको पता ही होगा, इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है कंज्यूमर है। हाँ। चाइना के बाद कभी चाइना का ज़्यादा हो जाता है, कभी इंडिया का ज़्यादा हो जाता है, तो इनका आपस में कंपटीशन चलते रहता है कि किसी साल उसका ज़्यादा, किसी साल इसका ज़्यादा। तो जैसा कि मेरी नॉलेज में है, इंडिया जो है लगभग हर साल 800 टन के आसपास इंपोर्ट करता है। 800 टन? जी, क्या बात है। और जबकि इंडिया की खुद की जो प्रोड्यूसिंग जो है वो उतनी नहीं है। कुछ एक जगह पे, 2-3 जगह पे इंडिया में प्रोड्यूस होता है सोना, माइनिंग है। कहाँ पे? कर्नाटक में है, कर्नाटक, और KGF भी वहीं का राजस्थान में हाँ। है। हाँ, KGF भी वहीं है। हाँ, वहीं का दिखाया गया वहीं था। का दिखाया गया। कोलार, हाँ, कोलार गोल्ड फील्ड्स। और बाकी मैक्सिमम जो है वो तो इंपोर्ट ही करता है इंडिया। मैक्सिमम तो इंपोर्ट। हाँ। अच्छा, तो इसको इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देखना चाहिए। अभी इतनी देर से हम यही बात कर रहे हैं कि गोल्ड तो एक ऐसी चीज है कि और कोई भी चीज हो सकता है सस्ती हो जाए, पर गोल्ड को कभी आपने सस्ता होता तो नहीं देखा होगा आज तक। मैंने तो नहीं देखा। पिछले 15 साल में तो आप होगा भी तो वो 1-2 महीना, मान लो बीच में कोई करेक्शन टाइम आ गया, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि थोड़ा बहुत उसमें रेट कम हो गया, नहीं तो कंटिन्यू तो बढ़ता ही चला जा रहा है। कैसा लगता है यहाँ तक पहुँचने में, जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं और देखता है कि कहाँ से शुरू किया और आज सैकड़ों करोड़ की एक पूरी कंपनी खड़ी की, 60-70 या फिर हो सकता है सैकड़ों लोगों का परिवार चल रहा है, कैसा फील होता है? पीछे मुड़ के देखने वाला तो अभी तक सीन नहीं आया है। पीछे मुड़ के देखने वाला जब टाइम आएगा तो शायद उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। अरे क्या बात है। तो पीछे मुड़ के देखने वाली चीज तो है नहीं। हाँ ठीक है, जब शुरू किया था तब एक ये था दिमाग में, एक कहावत चलती थी हमारे यहाँ की, चढ़ जा बेटा सूली पे भली करेंगे राम। क्या बात। तो उस टाइम तो वही पोजीशन ले लो कि पूरा रिस्क है, जो होगा देखा जाएगा, अब इसी को कामयाब करना है और अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस टाइम पे ये सोच थी कि चढ़ते हैं सूली पे, राम जी भली करेंगे। और अभी तक पीछे देखने वाला कुछ ऐसा है नहीं, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पीछे मुड़ के देखते हैं कि मैं कल कहाँ था, आज कहाँ खड़ा हूँ। मेरा काम है मेरा काम करना। क्या बात। मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ। तो ट्रू। और मैं ये पीछे मुड़ने वाले सिस्टम में बिलीव नहीं करता। आगे देख रहे हैं यानी आप यहाँ से कि आगे कहाँ, हाँ, कि कहाँ कहाँ। हाँ। तो आगे एक्सपेंशन का ख्याल है ग्रोवर ज्यूल्स को लेके? बिल्कुल, आगे एक्सपेंशन का बहुत अच्छे लेवल पे ख्याल है, और भगवान ने चाहा तो करेंगे भी कमिंग वीक्स में या मंथ्स में। क्या बात है, यानी 2026 में कुछ तो बड़ा होने वाला है। कुछ तो होने वाला है। हाँ। सोना सिक्योरिटी है या सिर्फ स्टेटस सिंबल? मतलब कई लोग तो स्टेटस सिंबल मतलब के रूप में भी सोना का इस्तेमाल होता है। अच्छा, अभी तो इंस्टाग्राम या बाकी जगह सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे कुछ लोग तो गोल्ड मैन है, सब इतने सोने दिखते हैं उनके साथ कि आदमी कम दिखता है, सोना ज्यादा दिखता है। बिल्कुल। क्या लगता है, मतलब स्टेटस सिंबल के रूप में भी इसका इस्तेमाल खूब होता है? हाँ, खूब होता है। अगर आप ज्वेलरी पहनते हो कुछ उस लेवल की जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उनके लिए स्टेटस सिंबल भी है, पर एज ए इन्वेस्टमेंट आप देखो तो वो भी अच्छी चीज है, क्योंकि जब भी आपने जो भी भाव में खरीदा होगा या किसी ने भी खरीदा उससे ज्यादा ही, तो उससे ज्यादा ही उसको रेट मिला होगा हमेशा। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बुरा नहीं है, और साथ में आप उसको पहन के स्टेटस भी बना रहे हो, दोनों चीजें हो रही हैं। ये है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शक भी नहीं है। मुझे लगता है कि सिक्योरिटी की फीलिंग भी देती है कि कुछ नहीं है, लेकिन अगर गोल्ड है, गोल्ड पे लोन बड़ी जल्दी मिल जाता है। बड़ी जल्दी मिलता है, बिल्कुल। आजकल तो फैसिलिटियाँ इतनी हो गई हैं कि जाके बैठो 5 मिनट में लोन ले लो। 5 मिनट में गोल्ड पे लोन ले लीजिए आप। बिल्कुल। क्यों लोन इतनी जल्दी मिलता है? और मुझे तो लगता है गोल्ड पे लोन देने वाले हजारों करोड़ बना गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, काफी सारी कंपनियां आ गई हैं। हाँ, काफी सारी गोल्ड पे लोन देके, गोल्ड ना देके बल्कि गोल्ड लेके और लोन देके, और वो करोड़ों। बिल्कुल। क्या रीजन है कि गोल्ड पे इतनी जल्दी लोन मिलता है? गोल्ड इजी टू, वो है ना, एक जो कमोडिटी है कि आपको जब कैश की रिक्वायरमेंट है तब आप अपना कैश करा लो, टाइम नहीं लगता है उसमें। कोई भी आप मान लो आज प्रॉपर्टी भी खरीदते हो, आपको ये लगे कि यार मेरे को आज कैश की रिक्वायरमेंट है, तुरंत बाजार में बेचने जाओगे वो कहेगा 3 महीने का टाइम लगेगा। ट्रू, तुरंत नहीं बिकती। हाँ, और सोना एक ऐसी चीज है, आप दुकानदार पे जाओ कि यार मेरे को पैसे की जरूरत है, थोड़ा मेरा हाथ तंग है और ये सोना है मेरे पास, वो कहेगा ठीक है जी अभी कर देते हैं।
बैठो, तो आपको विद इन ए मिनट्स या हावर लगा लो मैक्सिमम। इसीलिए लोग सोने के साथ इतना सुरक्षित महसूस करते हैं कि कुछ बिल्कुल। हो ना हो गोल्ड होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी पैसे लेके आ जाएगा। इजी टू लिक्विडेट है ना, हम्म। आप जब मर्जी उसको लिक्विडेट करो, तुरंत पैसा हाँ, आपके हाथ में आ जाए। जमीनों में नहीं है, मैंने आपको देखा कोई है। इमरजेंसी पड़ गई, कुछ भी भगवान कुछ भी, ना करे हाँ, किसी ना, के हाँ, साथ ना, कोई हाँ, भी लेकिन इमरजेंसी, कोई हादसा हो गया, तो हम्म, अगर उसके पास गोल्ड है तो वो उसको यही लगता है दिमाग में कि अगर मेरे हाथ में गोल्ड है तो मैं जब मर्जी इसको कैश कर सकता हूँ और अपना। ऐसा कुछ भी आप लोग चलाते हैं कुछ प्लान या ये सब कुछ की जहाँ कम कम पैसे देके आदमी जमा करता चाहे और फिर जाके वो गोल्ड ले ले? नहीं, अभी ऐसा हमारी कंपनी का ऐसा फिलहाल तो नहीं है, पर आगे चल के हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि पर डे के हिसाब से हाँ, आदमी बहुत के ऐसे पास लोग होते जितनी हैं, सेविंग हाँ, है वो उसमें जो है डालता चला जाए, फिर जब उसका कुछ इकट्ठा हो गया, जब वो लेना चाहे ले ले, तो वो ले ले। क्योंकि ये सही भी काफी रहेगा, सारी कंपनियां ऐसा कर भी रही अच्छा हैं करती हैं, और हमारे नेक्स्ट प्लान में ये है। हाँ, और क्योंकि ये हम सही भी भी है। इसकी स्टार्टिंग करेंगे कि भाई जरूरी नहीं है हर किसी के पास डेली लाखों रुपए की लाखों इनकम रुपए हो, ना हो, हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। अब किसी को मान लो डेली का 100 रुपया बच रहा है, बहुत 200 सही, बच रहा है, 500 बच रहा है, जो जितने सेव करना चाहे उसमें कर सकता है। बहुत सही है। आजकल तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन भी कुछ ऐप्स पे या इधर हाँ। उधर कुछ चीज़ें ये ऐसी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। घर पे गोल्ड टेस्ट करने का कोई तरीका है? घर पे गोल्ड टेस्ट करने का तो पहले भी नहीं था, सोनारे के पास ही था, वही जो पत्थर घिसने वाला Oh my सिस्टम God, था। हाँ, हाँ, घर पे तो कभी भी कोई भी चेक नहीं कर सकता है, और आज के टाइम में तो काफ़ी सारी मशीनें बाजार में अवेलेबल हैं जो कुछ थोड़ा बहुत चार्ज लेते हैं और हाथों हाथ चेक करके दे देते हैं। हॉलमार्क की जो बात है, कहीं ऐसा नहीं होता होगा मतलब कि मार्केट में कि वो हॉलमार्क भी कोई डुप्लीकेट या कुछ ऐसे करके वो चला रहा हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा? क्योंकि जो BIS की जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं अच्छा, और उसमें अगर कोई हेरा फेरी करता है हाँ, तो फिर मेरे ख्याल से उसका GST भी कैंसिल कर देते हैं, तो आप काम भी नहीं कर सकते, इतने सख्त रूल हैं BIS के। तो अगर उस पर HUID लगा हुआ है 6 डिजिट का, तो कस्टमर को चाहिए कि शोरूम पे जाए, जब भी वो ज्वेलरी खरीदे वो हॉलमार्क जरूर चेक करे। जो 6 डिजिट का है उसको ऑनलाइन वो चेक भी कर सकता है BIS की साइट पे। अगर वो ऑनलाइन ना दिखे तो फिर वो फ्रॉड है? तो फिर कहीं ना कहीं उसमें कुछ डाउट है, तो वो फिर आपको दुकानदार क्लियर करके देगा कि ऐसा क्यों है। गुड। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, अगर उस पर 6 डिजिट का कोड होगा तो वो जेन्युइन ही होगा। जेन्युइन ही होगा, हाँ, मतलब ठीक है। मैं तो उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो बिल्कुल फ्रॉड ही करने पे उतरे हो, कि वो कुछ भी 6 डिजिट अपने मन से हाँ चला रहे हो। हाँ, नहीं ऐसा खैर पॉसिबल तो नहीं है आज की डेट में। बाकी इंडिया है, कुछ कह नहीं सकते। कई सालों से नकली और या कम प्योरिटी का गोल्ड ऐसा कोई अगर पहन रहा हो जिसको ना पता, मान लीजिए बहुत पहले ले लिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पहन रहा हो उसको पता ही ना। हाँ, हो सकता है, पर वो BIS के आने से पहले, हाँ, उससे पहले का अगर उसने खरीद रखा है तो वो फिर वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रही थी परंपरा, वो उसके अनुसार अगर उसने खरीदा है तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसको जाके जांच करवा लेना उसको चाहिए। जाके जांच करवानी चाहिए, बिल्कुल। हाँ, भ्रम में ना हो कि भैया ये हाँ, इस प्योरिटी कि का मैं गोल्ड मेरे पास पड़ा हुआ कितने है। कैरेट का माल मेरे पास है, मैं सोच रहा हूँ 22 कैरेट पहने घूम रहा हूँ, हो वो 18 कैरेट या उससे भी कम। उससे भी कम का। अभी आप कह रहे थे 9 का भी कुछ पास होने वाला या हो 9 गया। का गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। क्या है इसका मतलब, थोड़ा मतलब समझाइए आम भाषा में। कि 9 कैरेट क्या है कि जैसे प्योरिटी में डिफरेंस रहता है, जैसे 22 कैरेट में 916 की प्योरिटी रहती है, ठीक है, मतलब 916% उसमें गोल्ड है। ओके। तो ऐसे ही जो 9 कैरेट का जो गोल्ड है उसमें 36-7 के आसपास जो भी प्योरिटी बैठती है वो उतनी प्योरिटी का गोल्ड है, बस इतना ही फर्क। ग्राहक को कोई 3 गोल्डन रूल्स मतलब आप बताइए जो सोना खरीदते समय उसको ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी ऐसे ही 1-2 जो आपको लगता है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि अगर हम किसी भी ज्वेलर के यहाँ सामान खरीदने जा रहे हैं, ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, तो एक तो अपने को उसका वेट चेक करना है, ठीक, ग्रॉस वेट उसका क्या है, और अगर वो जरकन वाला CZ वाला है या कुंदन मोती ऐसा कुछ है तो उसका वो वेट प्रॉपर चेक करें कि सही से उसने लेस कर रखा है कि नहीं। और दूसरा उसकी प्योरिटी कितने कैरेट का है, 18 का है, 22 का है या 14 का है, डायमंड का है तो, या उससे भी कम का है, जैसे 9 का भी हम लोग बात तो वो उसको चेक करना बहुत जरूरी है। और तीसरा उस दिन गोल्ड का रेट क्या है,
उस दिन का रेट उस क्या है? दिन का रेट क्या है। इससे क्या फर्क पड़ता है? मान के चलिए कि जब उसको एक्सचेंज करना होगा तो उस दिन के रेट से कोई फर्क पड़ता है? नहीं, उस दिन के रेट से नहीं फर्क पड़ेगा, खाली वो दिमाग की संतुष्टि वाली बात है कि हाँ मैंने 1,40,000 रुपए के हिसाब से 22 कैरेट का ये रेट था, मान लो 1,30,000 था या जो भी ठीक, एवरेज बैठेगा, ठीक। 1,30,000 में मैंने खरीदा था और आज मैं इसको किस रेट में बेच रहा हूँ। रेट का फर्क सिर्फ उतना ही पड़ेगा। मेन चीज तो आपका वेट और प्योरिटी है। प्योरिटी है, हाँ। बट रेट भी लिख लेंगे तो आपको, आपके लिए आसान रहेगा कि मुझे कितना बढ़ के मिल रहा है या क्या हो रहा है। बस मेरे वो साथ, आपके हाँ। दिमाग की संतुष्टि के लिए ही है कि मैंने क्या रेट खरीदा था और आज क्या रेट में बेच रहा हूँ। तो अब 24, 22, 18 और 9 तक आ गया। और भी कुछ होता है कैरेट में? नहीं, अभी कैरेट में तो यही चल रहा है। 24, 22, 18, 14 और 9। 14 भी है। 14 भी है। आप डायमंड का जिक्र कर रहे थे। डायमंड, तो इन दोनों में क्या बेहतर है मतलब? और क्या डायमंड का भी रेट ऐसे ही बढ़ते जाता है? हाँ, डायमंड का भी इसी उस पे ही चलता है। वो भी इंटरनेशनल मार्केट ही चलती है डायमंड की भी। और डायमंड को 14 कैरेट में ज़्यादा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होता है। 92 का जो 22 कैरेट की हम बात कर रहे हैं वो सॉफ्ट होता है, जैसा मैंने बताया। 24 कैरेट तो हो गया प्योर गोल्ड, बहुत सॉफ्ट होता है। बहुत सॉफ्ट, हाँ। और 22 कैरेट भी थोड़ा उससे कम सॉफ्ट हो गया, थोड़ा हार्ड हो गया। 14 में उसको इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो डायमंड उसके अंदर जो उसने पकड़ करनी है, अगर वो सॉफ्ट रहेगा तो वो उसको जल्दी छोड़ देगा। वो डायमंड निकल के गिरने के बहुत चांस रहते हैं उसमें, तो इसलिए उसको थोड़ा हार्ड रखा जाता है। तो वो ज्यादातर 14 या 18 में ही बनता है डायमंड का जितना भी सामान होता है, डायमंड के मैक्सिमम। दीपक जी, एक सवाल है कि क्या कंट्री बदलने से गोल्ड की प्योरिटी बदल जाती है? जैसे दुबई गोल्ड, स्विस गोल्ड, इंडियन गोल्ड, मतलब ये सिर्फ मार्केटिंग के नाम है या फिर कुछ इनमें फर्क होता है? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा आपके व्यूअर्स से कि कंट्री का नाम बदलने से गोल्ड की प्योरिटी चेंज नहीं होती है। नहीं होती है? 24 कैरेट गोल्ड जो है वो 24 कैरेट गोल्ड ही रहेगा, चाहे वो स्विस का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे साउथ अफ्रीका का हो, चाहे कहीं का भी हो। तो ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि लोग कहते हैं कि जो पुराने जमाने का जो सोना होता था वो ज्यादा शुद्ध होता था, तो क्या ये, हाँ, ज्वेलरी, हाँ, तो क्या ये फैक्ट है या फिर मिथ है? हाँ, नहीं, ये फैक्ट है। पुराने जमाने में क्या करते थे जो ज्वेलर थे, वो एक लिमिट से उसमें अलॉय मिक्स करते थे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं करते थे। तो वो जहाँ तक मेरी समझ है वो 23 कैरेट के आसपास का जेवर बना के देते थे कस्टमर को। इसलिए वो ड्यूरेबल भी ज्यादा रहता था और उसकी फिनिशिंग भी काफी लॉन्ग टाइम तक सेम रहती थी। तो लोगों को लगता था कि सोना बहुत अच्छा है। अच्छा, एक आपकी थोड़ी सी फैक्ट्री से एक सवाल है मेरे पास कि आपके पास इटालियन, तुर्किश, जर्मन मशीनरी सब लगी हुई, तो ये क्वालिटी को कैसे मतलब ये बदलते हैं या फिर क्या, कितना प्रभाव है इनका? हमारे पास एक्चुअली जो आपने कंट्रियों के नाम लिए, इनमें से जो हमने मशीनें परचेज की हैं वो अपनी लाइन के मास्टर हैं। वो जो मशीनें बनाते हैं वो सिर्फ इसी चीज को ध्यान में रख के बनाते हैं कि हमें क्वालिटी में समझौता नहीं करना है। तो जो भी आप मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट करते हो, अगर उन मशीनों से वो होके निकला है, जैसे पॉलिशिंग की मशीन है जर्मनी की, बहुत फेमस है। टर्किश मशीनें हैं जैसे स्टैंपिंग वगैरह की, काफ़ी फेमस है। और जैसे चेन की जो सबसे बहुत ही पतले साइज, जैसे मैं कहना चाहूँ जैसे 2 ग्राम 20 इंच, जैसे सोनार भाई समझ लेंगे इस बात को कि अगर 2 ग्राम की आपको चेन बनानी है तो अगर वो इटली की सिस्मा की मशीन है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब काम मशीन ने करना है। निकलेगी भी मशीन से, जुड़ेगी भी मशीन से, सब कुछ मशीन से होना, सब कुछ। और उसकी क्वालिटी जो होगी वो कहीं आप उसको बीट नहीं कर सकते, इतनी बढ़िया क्वालिटी की होगी। क्या बात है। तो इसलिए जो है हमने वो मशीनें अडॉप्ट की हैं जो अपनी अपनी लाइन के मास्टर हैं और उन्हीं से हम सारी चेनें भी और ज्वेलरी भी बना रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो फिनिशिंग है वो और लोगों से काफ़ी अच्छी है। पहले से ही ख्याल था कि जो भी लूँगा टॉप का ही लूँगा, मशीनरी भी लेके आऊँगा तो इधर से ही लेके आऊँगा? हाँ, इस बात पे मुझे एक बात याद आ गई। जो हमारे कंपनी के CEO हैं हमारे भाई सन्नी ग्रोवर, वो एक मशीन लेने वाले थे, ठीक, जो रिक्वायरमेंट थी फैक्ट्री में। तो उन्होंने बात की 1-2 लोगों से कि हमें ये मशीन परचेज करनी है। बाई चांस उस दिन मैं फैक्ट्री पहुंच गया टाइम पे, बात चल रही थी, सामने वाला डील करने के लिए बैठा हुआ था। क्या बात? तो मैंने पूछा भाई ये मशीन कितने की है? तो उसने बोला चाइनीज मशीन जो है ये 60,000 रुपए की आती है। ठीक। तो मैंने बोला जो इम्पोर्टेड अगर हम इटली या कहीं और की लें
तो कितने की है? तो बोला वो 10 लाख रुपए की है या 9.5 लाख रुपए की है। इतना गैप। तो मैंने बोला हम 9.5 वाली लेंगे, हम 60,000 वाली नहीं लेंगे, और आज के बाद बिना ब्रांड की कोई भी मशीन नहीं लेनी है। जिस ब्रांड का नाम हो, जिसकी क्वालिटी जो है वो टॉप लेवल की हो, हम उस मशीन को लेंगे, नहीं तो हम वेट कर लेंगे, जब हमें लगेगा कि अब लेनी चाहिए तब लेंगे। ये नजरिया मुझे लगता है कि अब मैं समझ पा रहा हूँ कि गोल्ड जो है तो प्राइस तो लगभग और है भी एक ही जैसा सब जगह जी, तो क्यों ट्रस्ट करते हैं लोग ग्रोवर ज्वेल्स को? ग्रोवर अब ज्वेल्स मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ मैं वही कहना चाह रहा था कि ग्रोवर ज्वेल्स जो है पहले दिन से ही अपनी एक सोच लेके चल रहा है कि मुझे क्वालिटी और प्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और यही वजह है जो लोग हमारे से आज से 15 साल पहले भी जुड़े थे, जिस दिन ये कंपनी की शुरुआत हुई थी, वो आज तक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात की तसल्ली है कि भाई अगर हम इनके साथ जुड़े हुए हैं तो कहीं कुछ गलत नहीं होगा, ना ही प्योरिटी में और ना ही क्वालिटी में। पर उसमें मेन कारण ये है ना कि जो काम वो 9.5 वाला जो जिस क्वालिटी का निकाल के देगी वो 60,000 वाली कभी नहीं देती। अच्छा, ये भी सच है। वो मतलब यारी ऐसे सोच के लोग वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। हाँ। कि भाई थोड़ा बहुत परफेक्शन से कॉम्प्रोमाइज भी होता है, क्या जाता है। हाँ। ग्रोवर ज्वेल्स इसीलिए डिफरेंट है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। That's great. ये एटीट्यूड मुझे लगता है कि आप में शुरू से ही है। मैं आपकी कहानी जब से देख रहा हूँ, यानी जॉब के टाइम में भी यही था कि 3 साल या जैसे भी आपने किया, लेकिन हाँ भाई आप कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा तो फिर आपने छोड़ दिया। राइट। हाँ, आप कई लोग के साथ पार्टनरशिप भी बनाने की कोशिश की, वो भी नहीं, फिर वहाँ से फिर अपना काम शुरू की। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ रुकने के लिए तो नहीं आए हैं, यहाँ से एक लंबी छलांग आप मारने वाले हैं। भगवान जो है वो सब करने वाला है, हम तो आगे करिंदे हैं। जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और जिन्हें जीवन में और आगे जाना है, आप अपनी लाइफ की एक अच्छी खासी एक्सपीरियंस है आपके पास, कर्ज से लेके जॉब से लेके फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना, इतना सब कुछ करके यहाँ तक पहुँचना, उन्हें क्या सीख देना चाहेंगे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा व्यूअर्स को कि पहले तो अपने दिमाग में एक गोल सेट कर लो कि मेरे को ये काम करना है, और अगर जिस दिन आपने वो गोल सेट कर लिया फिर उससे पीछे नहीं हटना है। सेकंड ऑप्शन आपके पास नहीं होना चाहिए, तभी आप कामयाब होगे, नहीं तो आपके पास जब तक सेकंड ऑप्शन रहेगा आप कामयाब नहीं हो सकते। मतलब दीपक ग्रोवर जी को ये पता था कि गोल्ड का ही धंधा करूंगा? शुरू में जब दिल्ली आए थे तब नहीं पता था, लेकिन जब इस लाइन में घुसे तो फिर दिमाग में ये लगने लगा कि इसी को ही करते हैं, ये बढ़िया लग रहा है काम। फिर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि अगर ये नहीं चला तो भाई चलो कुछ और? कोई ऑप्शन था ही नहीं ना, ऑप्शन तो कुछ था ही नहीं कि जो किया है इसी को चलाना है। जितनी हाथ में पूंजी है सब तो उसी में लगा दी, बाहर से उठा के भी कर्ज भी लेके वो भी उसी में लगा दी, तो अब आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं बचता है। इसको कहते हैं खुद को फंसा लेना। तो इसीलिए मैंने वो बोला जो कहावत है कि चढ़ जा बेटा सोली पे, भली करेंगे राम। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 2026 आपके लिए, पूरी कंपनी के लिए बहुत अद्भुत रहे। और मुझे लगता है कि गोल्ड के बारे में जो जानकारी आपने दी है, बहुत ऐसे भी लोग हैं, अभी भी हैं, जिनके पास ये जानकारियां नहीं है कि उनको क्या देखना चाहिए, क्या लिखवा लेना चाहिए, क्या केयर करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए और हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।